नमस्कार जी सभी को। आज हम ले आए हैं बहुत ही बेसिक और बहुत ही प्यारा सा लेक्चर साइंस और फिज़िक्स की डेफिनेशंस और इनके इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट्स पे। लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज़ कर जाते हैं, बीएससी, एमएससी, बीटेक, पता नहीं क्या क्या डिग्रीज़ कर जाते हैं। फिर आप लोग जॉब इंटरव्यूज़ में बैठते हैं, नहीं भी इंटरव्यूज़ में बैठते। आप लोगों ने साइंस पढ़ी है, जनरली कोई भी इंसान आपसे आके पूछ ले व्हाट इज़ साइंस, वहीं पे ब्रेक लग जाती है। सो बिफोर गोइंग इन टू डीप स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट यू मस्ट नो कि वो सब्जेक्ट है क्या एंड वाई आर यू बीइंग टॉट दैट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स पे जाने से पहले लेट अस डिस्कस अबाउट साइंस कि साइंस क्या है। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि साइंस में, फिज़िक्स में कोई भी डेफिनेशन डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप उसके एटमोलॉजिकल मीनिंग की बात करें तो। इफ़ यू नो द एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड दैट इन इटसेल्फ इज इट्स डेफिनेशन। जी हाँ, अगर आपको उस वर्ड का शाब्दिक अर्थ पता है तो वो उसकी डेफिनेशन एंड नथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं साइंस की, अब आप कहेंगे कि साइंस वर्ड का मीनिंग, डेफिनेटली साइंस वर्ड का मीनिंग ही उसकी डेफिनेशन है। बट प्रॉब्लम ये है कि साइंस और फिजिक्स के अंदर जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी वर्ड है, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी लैंग्वेजेस हैं, उनमें से एज सच इन वर्ड्स को उठाया गया है। और उन लैंग्वेजेस के अंदर जो इन वर्ड्स के मीनिंग है दैट इज़ नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो ये जो साइंस वर्ड है, it has been originated from Latin word scientia। scientia वर्ड का मतलब क्या होता है? to know, चीज़ों को जानना। उर्दू के अंदर वर्ड होता है ilm, means knowledge। संस्कृत में वर्ड है भौतिकी। संस्कृत हिंदी में विज्ञान, भौतिकी, इनका मतलब भी नॉलेज ही है। तो इतना तो हम लोगों को समझ आ रहा है कि साइंस इज नथिंग बट नॉलेज। नाउ थिंग इज कि क्या हर नॉलेज को आप साइंस कहेंगे? मैंने जैसे अपने लेक्चर स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि माई नेम इज़ डॉक्टर दिव्य ज्योति। आप लोगों को नॉलेज हो गई कि इस बंदी का नाम डॉक्टर दिव्य ज्योति है। इज इट साइंस? तो ये जानना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉलेज इज साइंस, साइंस इज नॉलेज। तो कौन सी नॉलेज को साइंस बोलेंगे? एक्चुअल में बड़ी टिपिकल सी एक वर्डिंग आप लोगों की बुक में लिखी रहती है। इट कैन से इट इज़ द सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोसाइटी। दैट इज़ करेक्ट, बट मैं उसे लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी होगी, वहाँ पे इंजन की डेफिनेशन, मशीन की डेफिनेशन होती है और दो डेफिनेशंस होती हैं। एक वही रटी रटाई जिससे आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलते हैं, और दूसरी विच इज़ नेसेसरी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो मैं वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे डेफिनेटली अपना जोर दूंगी। तो देखिए ये जो नॉलेज है, किस टाइप की नॉलेज साइंस है, इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कि जो नॉलेज आपको साइंटिफिक मैथड को यूज़ करके मिले दैट इज़ टर्म्ड एज साइंस। अब साइंटिफिक मैथड कौन सी बला है? तो उसके लिए देखिए, जैसे आप लोग अपने घर से स्कूल जाते हैं, अपने घर से कॉलेज जाते हैं, डेफिनेटली यू फॉलो डिफरेंट पाथ्स। सपोज आप एक रास्ते से रोज जा रहे हैं, तो क्या हुआ कि वन डे यू ऑब्जर्व कि आप लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहाँ पे रोड जो है वो उगड़ दुगड़ है, बड़ी उखड़ी हुई है, उन लोगों ने मिट्टी को उखाड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा वहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे ऐसे भी होंगे जो सीधा निकल जाएंगे वहाँ से। दैट इज़ व्हाट? ऑब्जर्वेशन। आपने उस चीज़ को नोटिस किया कि एक चेंज जो है वहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो चुका है, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। तो किसी भी साइंटिफिक मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, हम लोगों को ध्यान देना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे है, उसके अंदर कोई चेंज आया, नहीं आया तो उसका रीज़न क्या होगा, ये सारी बातें आगे की। सो फर्स्ट स्टेप विल बी ऑब्जर्वेशन। अब आप लोगों ने देखा कि रोड उखड़ी हुई है या इंटेंशनली उखाड़ी गई है वहाँ पे, और देन इमीडिएटली आपके माइंड में क्या आना शुरू हो जाएगा कि ये क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हुआ। दैट इज़ जो क्वेश्चनिंग आपके माइंड में चलनी शुरू हो गई है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये रोड क्यों उखाड़ी हुई है। यू विल वॉच आउट इन द विसिनिटी। आप आसपास सब जगह देखेंगे, आप लोग देखेंगे कि पता नहीं रेता पड़ा है, बजरी पड़ी है, मिट्टी पड़ी हुई है, बुलडोज़र खड़े हुए हैं, और मैं कहूँ कि सीमेंटेड मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है। तो आप लोगों के दिमाग में इमीडिएटली आएगा कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और अगर आप लोग ये देखें कि वहाँ पे पाइप्स पड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी पाइप्स हैं, छोटी पाइप्स हैं, कैसी हैं, दैट इज़ व्हाट? डाटा कलेक्शन।
कि आप लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के साथ कि उस प्रॉब्लम का बेसिक कॉज क्या है और उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्टेप इज डाटा कलेक्शन। तो ये आपने डाटा कलेक्ट कर लिया कि वहाँ पे रेता है, बजरी है, सीमेंट है, वट एवर इज इट, चाहे वो बुलडोजर है, चाहे मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं, या पाइप्स पड़ी हुई हैं या छोटी पाइप्स पड़ी हुई हैं। अगला जो स्टेप है दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन और हाइपोथेसिस फॉर्मेशन और थ्योरी फॉर्मेशन। इस स्टेप के अंदर बेसिकली क्या होगा कि एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, कि आप लोगों का दिमाग इस चीज़ पे काम करना शुरू कर देगा कि अगर रेता है, बजरी है और वहाँ पे सीमेंटिंग मटेरियल्स पड़े हुए हैं, बुलडोजर खड़ा हुआ है, दैट मीन्स रोड कंस्ट्रक्ट होगी। दैट इज कोरिलेशन, आपके ब्रेन में कोरिलेशन स्टार्ट होगी, एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। और अगर पाइप्स पड़ी हुई हैं, यू विल वॉच कि वो छोटी हैं, बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, आप कहेंगे सीवरेज का काम चल रहा है, छोटी हैं आप कहेंगे वाटर वर्क्स के सपोज वाटर सप्लाई के अंदर कोई प्रॉब्लम है एंड दैट नीड टू बी कंस्ट्रक्टेड, दैट नीड टू बी मेंडेड। तो ये जो आपके दिमाग में सब कुछ चला दैट वाज एक्सपेरिमेंटेशन या हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। उसके बाद आप पहुंचेंगे कंक्लूजन्स पे, इन्फेरेंसेस पे या फिर वैलिडेशन ऑफ हाइपोथेसिस पे। तो ये जो स्टेप है, जैसे ही आप लोगों ने ये देखा, आपके ब्रेन ने कोरिलेट किया कि बजरी पड़ी हुई है जी, यहाँ पे सीमेंट पड़ा हुआ है जी, यहाँ पे बुलडोजर खड़ा हुआ है जी, ये तो इट मीन्स रोड कंस्ट्रक्शन का काम है। बहुत बड़ी बड़ी पाइप्स हैं, इट मीन्स यहाँ पे सीवरेज सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है और उसका काम चल रहा है। और छोटी छोटी पाइप्स हैं, इट मीन्स वाटर सप्लाई सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है और उसका काम चल रहा है, दैट इज इन्फेरेंस। और साइंस यहीं पे नहीं रुकती है, उसके बाद आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तो इसके अंदर देखिए क्या है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि आप लोगों को ये पता चल गया कि मैं इस रास्ते से स्कूल या कॉलेज जा रहा हूँ या जा रही हूँ और यहाँ पे ये काम चल रहा है। आप लोगों को नॉलेज मिल गई है, ये आप लोग उसे 4-5 बंदों को और बताएंगे, जिसको भी जानते हैं उसी को बताएंगे कि डोंट गो थ्रू दैट वे, वो दैट वे इज ब्लॉक्ड। मतलब आपने लोगों को वो उस नॉलेज से अवेयर कराया कि जो गलती आपसे हो गई है वो कोई और ना करे। आपने उस चीज़ को, आपने जो नॉलेज आपको मिली आपने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया सोसाइटी के ऊपर फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, फॉर द ईज ऑफ सोसाइटी। तो इन स्टेप से जो नॉलेज हम लोगों को मिलती है दैट इज नथिंग बट साइंस। तो इतना हम लोगों को क्लियर हो गया है कि साइंस क्या होती है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इतना समझ हमें आ गया कि नॉलेज की अगर मैं बात करूं, नेचर की नॉलेज, यूनिवर्स की नॉलेज, वर्ल्ड की नॉलेज, अपनी नॉलेज, गॉड की नॉलेज, सारी की सारी नॉलेज साइंस है। लेकिन इतनी सारी नॉलेजेस, दिमाग तो इतना सही है हमारा, कैसे इसके अंदर सारा कुछ जाएगा, तो हम इसे पार्ट्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, और आई कैन से टाइप्स ऑफ साइंस। टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो साइंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज एंड दोज 2 कैटेगरीज आर नेचुरल साइंसेस एंड नॉर्मेटिव साइंसेस। आप लोगों को नेम से ही क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेशन क्या होगी, इसके अंदर क्या होगा। देखिए जैसे मूवीज़ के नेम्स आप लोग सुनते हैं, मूवीज़ के नेम में से ही आपको पता चल जाता है। जैसे नागिन मूवी, आपको पता है भी इसके अंदर नाग, नागिन, सांप सपेरे घूम रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि उसके अंदर क्या होगा। तो देखिए नेचुरल मीन्स ऑलरेडी इस प्रकृति के अंदर, इस कुदरत के अंदर जो चीज़ें एज सच एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हीं चीज़ों को उसी फॉर्म के अंदर स्टडी करना, वो काम कौन करता है? नेचुरल साइंस करती है। अब जो नेचर के अंदर चीज़ें हैं, अब एक चीज़ तो है नहीं भैया, मैं बोल रही हूँ चौक है, डस्टर है, बोर्ड है, आप सुन रहे हैं, यहाँ पे आसपास जो चीज़ें हैं, फ्रंट पे फ़ोन है, कैमरा है, वट एवर, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन नेचर। अब इन सबको एक तरीके से तो स्टडी नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए क्या है, इनके अंदर भी फर्दर ऑन कैटेगराइजेशन है। नेचुरल साइंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स, फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस और लाइफ साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंस, बायो मीन्स लाइफ, तो बायोलॉजिकल साइंसेज या लाइफ साइंसेज, यहाँ से भी आपको नेम से क्लियर हो गया होगा। फिजिकल साइंसेज मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड से डील करती हैं साइंसेज, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, हम चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस फिजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज और लाइफ साइंसेज, लाइफ भी 2 टाइप की होती है, हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी स्टडी जो आती है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ज़ूलॉजी।
एंड प्लांट्स एंड वेजिटेशन जो मैं कहूँ कि इमूवेबल लाइफ है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बॉटनी। तो ये हो गई लाइफ साइंस की कैटेगरीज। फिजिकल साइंसेज में बहुत सारी फील्ड्स हैं, इनमें से ब्रॉडली जो आप पढ़ते हैं दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके अलावा इनके सब पार्ट्स चले जाते हैं या अलग से लोग ले लेते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, ऑशनोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, ये सब इसके अंदर आ जाएंगी फिजिकल साइंसेज के अंदर। कमिंग ऑन टू नॉर्मेटिव, नॉर्म, यू हैव टू बी अबाइड बाय द नॉर्म्स ऑफ कॉलेज, नॉर्म्स ऑफ स्कूल। बहुत बार आप लोगों ने ये जो स्टेटमेंट है सुनी होगी, नॉर्म मीन्स रूल। तो नेम से ही क्लियर है, नॉर्मेटिव साइंस मतलब वो साइंस जो रूल्स पे डिपेंड करती है, जो रूल्स को फॉलो करती है, और ये रूल्स किसी और ने नहीं, हमने खुद ने बनाए हैं। तो जो साइंस हमारे बनाए हुए रूल्स पे काम करे, दैट साइंस इज टर्म्ड एज नॉर्मेटिव साइंस। तो ये नॉर्मेटिव साइंस के अंदर अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो इसके अंदर मैथमेटिकल साइंस आ जाएगी। मैथमेटिकल साइंस जैसे 2 + 2 4 है, 3 × 2 6 है, ये रूल्स हमने बनाए हैं फॉर आवर ईज, फॉर आवर बेनिफिट। इसी तरह की से अगर मैं बात करूं फिलॉसफी, डोंट टीज एनीबडी, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ये रूल्स हमने बनाए हैं ताकि हम इजीली एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर सकें। तो ऐसे रूल्स पे काम करने वाली जो साइंस होती हैं, चलने वाली, हमारे बनाए हुए रूल्स पे चलने वाली साइंसेस नॉर्मेटिव साइंसेज हैं। और ऑलरेडी बने हुए रूल्स पे चीज़ें चलती जा रही हैं, वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग दैम, वो आ जाता है फिजिकल साइंसेज के अंदर। एच.सी. वर्मा कहते हैं कि जो फिजिकल साइंसेज है, फिजिक्स है, दैट इज़ नथिंग बट जस्ट लाइक अ चेस बोर्ड। जैसे क्या होता है कि एक पर्सन चेस खेल रहा है, मान लीजिए मुझे बिल्कुल चेस नहीं आती और आपको बहुत ज़्यादा चेस आती है, मैं आपके पास आज बैठी हूँ, कल बैठी हूँ, रोज़ बैठती हूँ, जैसे जैसे आप खेलते हैं मैं आपके पास रोज़ बैठती हूँ, मीन्स आई एम ऑब्जर्विंग योर सेल्फ। तो मुझे क्या होगा, कुछ दिनों बाद पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये पर्सन ऐसे चल रहा है तो क्यों चल रहा है, भैया ये इसके अंदर घोड़ा है तो ये 2.5 कदम चलता है, ये चीज़ है तो ये ऐसे चलती है। तो आई विल कम टू नो दैट, मुझे पता लगना शुरू हो जाएगा। यही चीज़ें हैं फिजिकल साइंसेज के अंदर कि हम जो चीज़ें नेचर के अंदर हैं, वी आर ऑब्जर्विंग दैम, हम देख रहे हैं कि वो कैसे काम कर रही हैं, किन रूल्स को फॉलो कर रही हैं, और उन रूल्स को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग दैम, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड दिस इज नॉट द वे कि जो चीज़ें हैं बस वही हैं, या जो आइंस्टाइन ने दे दिया, जो न्यूटन ने दे दिया, दैट इज़ द कॉन्क्रीट वन। एक्चुअली उस चेस के अंदर भी मान लीजिए कि मैं रोज़ आपको ऑब्जर्व करती हूँ और आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में मैं एक बहुत अच्छी खिलाड़ी बन गई, इवन सुपीरियर देन यू, जिससे मैंने सीखा ना। तो क्या होगा कि आई विल बी कैपेबल टू फॉर्म न्यू रूल्स डिपेंडिंग ऑन माई एक्सपीरियंस। तो क्या होता है, आप लोग क्रिकेट भी देखते हैं, नए रूल्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, नए रूल्स बन जाते हैं विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंस, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ऐसे नए रूल्स बन जाते हैं, लेकिन जब नया रूल बनता है तो पुराना डिस्कार्ड हो जाता है। तो इसी तरीके से जो साइंस है वो काम करती है फिजिकल साइंसेज में, हम इसी तरीके से मूव ऑन करते हैं। तो ये तो बात थी सारी की सारी जनरल साइंस की। कमिंग ऑन टू फिजिक्स, अगर मैं फिजिक्स की ही बात करूं तो फिजिक्स जो वर्ड है, फिर से वही बात कि इस वर्ड का मतलब आप लोगों को आना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। फिजिक्स वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लेटर फ्यूसिस, 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 फिजिक्स, 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 कुछ इस तरीके से ये वर्ड जो है वो एमर्ज हुआ। इट मीन्स नेचर। अब इसके बाद कुछ कह देना बाकी नहीं रह जाता है। नेचर, कुदरत, प्रकृति। तो नेचर की स्टडी, नेचर के अंदर जो भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं उन सब की स्टडी, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिक्स। अब नेचर में आप कहेंगे कि नेचर में तो सब कुछ है, मैं हूँ, आप हैं, एयर है, ब्रीज है, सी है, ओशंस हैं, और पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, तितलियाँ हैं, पक्षी हैं, पंछी हैं, एनिमल्स हैं, एवरीथिंग इज इन नेचर। सो डेफिनेटली इन सब की स्टडी इसके अंदर इंक्लूड होगी। सो फिजिक्स क्या हो गई, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, कि नेचर के साथ और नेचर में होने वाली सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का जिम्मा किसने उठा रखा है, फिजिक्स ने उठा रखा है। अब बात करें कि अगर मैंने नेचर कह दिया, एवरीथिंग कह दिया कि स्टडी ऑफ एवरीथिंग इज फिजिक्स, हम बात करने लग गए हैं कि नेचर में तो सब कुछ आता है और सब कुछ फिजिक्स को स्टडी करना है। अब सब कुछ के अंदर ना दिखने वाले एटम्स, मॉलिक्यूल्स भी हैं, और जो कि बहुत माइन्यूट, बहुत छोटे लेवल पे चले जाते हैं, और ना दिखने वाली गैलेक्सीज भी हैं जो कि हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। तो अब जिस तरीके से मैं गैलेक्सी की स्टडी करूंगी, इन द सेम वे आई कैन नॉट स्टडी एटम जो मुझे दिख ही नहीं रहा। अब जो चीज़ दिखती नहीं भैया, वो तो अंधेरे में तीर मारने वाला काम हो गया। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है वो मुझे वैसे ही नहीं पता लग रही है। तो जो ये चीज़ें हैं इनको किस तरीके से स्टडी किया जाता है, उसके लिए फिज़िक्स के अंदर डोमेन्स हैं।
डोमेन्स ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिक्स ने खुद को फिर से कैटेगराइज किया हुआ है अलग अलग पार्ट्स में। इसके अंदर एक पार्ट होता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, बहुत छोटा। नॉर्मली इस वर्ड को ओरिजिनेट किया गया था कि ऐसी चीज़ें जिनको देखने के लिए यू नीड माइक्रोस्कोप, कि आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, दोज आर टर्म्ड एज माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स विच यू कैन नॉट सी बाय योर नेकेड आई, उनको देखने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए वी यूज़ माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स। और जो बहुत बड़े बड़े हैं, चाहे वो दिखते हैं नहीं दिखते हैं, मैं हूँ, आप हैं, बोर्ड है, टेबल है, चेयर है, कार है, इन सबको हम स्टडी करेंगे मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर। बड़ी बड़ी चीज़ें जिनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हम लोगों को नज़र आती है, उनको कंसिडर किया जाएगा मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक डोमेन। न्यूक्लियर फिजिक्स आप पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स आप पढ़ेंगे, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब अगर मैं आपको और ज़्यादा समझाने के लिए, थोड़ा इलाबोरेट करने के लिए, लेट मी सेट एन एनालॉजी। तो इसके लिए क्या है, मान लीजिए सपोज एक चींटी है, एक छोटी सी एंट है, चींटी। अब आपको भी चींटी तो मुझे दिखती है, मान लीजिए कि चींटी आपको नहीं दिखती, आपको उसको देखने के लिए यू नीड अ माइक्रोस्कोप। बहुत छोटी है, बहुत छोटी, तो उसके लिए सपोज यू आर यूजिंग माइक्रोस्कोपिक डोमेन। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एक कैट है आपके सामने, या एक डॉग है, एक कुत्ता है, या एक बिल्ली है, उनको स्टडी करने के लिए यू विल बी यूजिंग मैक्रोस्कोपिक डोमेन। बट व्हाट अबाउट ग्रुप ऑफ एंट्स? अभी यहाँ पे एक बिस्किट गिराइए, एक आप कैंडी गिरा दीजिए, वहाँ पे ढेर लग जाएगा, अंबार लग जाएगा बहुत सारी चींटियों का। अब उसको आप माइक्रोस्कोपिक बोलेंगे कि मैक्रो बोलेंगे? तो वो भी तो हमें स्टडी करना होगा। दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मीजोस्कोपिक डोमेन। घबराइए नहीं, इसका सॉल्यूशन भी फिजिक्स के पास है। तो समझ आ रहा है कि एक इंडिविजुअल छोटे से पार्टिकल को जिसको हम नहीं देख पाएंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनकी स्टडी आएगी माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स के अंदर। बहुत बड़े बड़ी चीज़ें बन चुकी हैं उन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके, उनकी स्टडी आ जाएगी मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर। एंड फ्यू टेंस ऑफ एटम्स, फ्यू हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनकी स्टडी आ जाएगी मीजोस्कोपिक डोमेन के अंदर आ जाएगी। तो ये डोमेन्स थी फिजिक्स की। अब फिजिक्स इन चीज़ों को हैंडल कैसे करती है, दैट इज थ्योरी ऑफ फिजिक्स। किस तरीके से फिजिक्स डील करती है इनको प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में, थ्योरी ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन टू थ्योरीज, यूनिफिकेशन और यूनिफाइड एंड रिडक्शन। इनके भी आपको नेम से ही क्लियर हो गया होगा कि क्या इनके अंदर होगा। यूनिफाई करना, चीज़ों को जोड़ देना, और रिडक्शन मतलब तोड़ देना। तो किसी भी चीज़ को स्टडी करने के दो ही तरीके हैं, या तो छोटे छोटे टुकड़ों से उसे बना लीजिए, या फिर उस चीज़ को बिखरा दीजिए, तोड़ दीजिए। आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, या आपने किसी छोटे को ग्रो होते हुए देखा हो, या यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि क्या होगा कि बच्चा क्या करता है, आपने कोई टॉय ला के उसको दे दिया। अब टॉय ला के दे दिया तो बच्चा क्या करता है कि उस टॉय को तोड़ देता है। एक घंटा खेलेगा, 2 घंटा खेलेगा, उसके बाद उसको तोड़ देता है। मतलब ही इज़ क्यूरियस टू नो कि ये चीज़ किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट इज़ इट। तो वो जानना चाहता है कि ये क्या है। और आप देखेंगे कि उस टूटे हुए टुकड़ों को वो फिर से जोड़ने भी लग जाता है। मतलब वो फिर से जानना चाहता है कि ये कैसे बना हुआ था। एंड दीज आर द 2 वेज, वो चीज़ों को तोड़ना रिडक्शन, और वो चीज़ों को जोड़ना यूनिफिकेशन। तो फिजिक्स के अंदर यूनिफिकेशन रिडक्शन वाकई इसी तरीके से काम करते हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम्स को फिजिक्स हैंडल करती है। और दूसरी चीज़ क्या है, यूनिफिकेशन, यूनिफाई करना मतलब चीज़ों को आपस में क्लब करना, जोड़ना। मीन्स उसके अंदर क्या है कि आप लोग एक लॉ की बात करें, हम लोगों को ये पता है कि ओनली 4 फोर्सेज आर देयर इन दिस नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक फोर्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं। 4 टाइप की फोर्सेज हैं, और इन 4 टाइप की फोर्सेज के आसपास ही पूरी की पूरी दुनिया जो है वो मैं कह सकती हूँ कि खड़ी हुई है। इन्हीं से ही एक्सप्लेन की जाती है। इन द सेम वे कि फिजिक्स की ये ब्यूटी भी है कि बहुत थोड़े, बहुत कम लॉज के साथ इसने सारी चीज़ों को कोरिलेट करके रखा हुआ है ना। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि गैलेक्सीज के अंदर प्लानिटरी सिस्टम है, हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, बहुत सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इनसाइड द एटम अराउंड द न्यूक्लियस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। अब अर्थ के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, हम इधर उधर गिर क्यों नहीं जाते, भाग क्यों नहीं जाते? अदरवाइज अर्थ ऐसे है, अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं देन वाई डू नॉट वी फॉल, हम कहीं और क्यों नहीं चले जाते? दैट इज अगेन ड्यू टू यूनिवर्सल न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ।
मीन्स देखो लॉ एक है, उसके साथ कितने सारे फिनोमिनाज हमने जोड़ दिए हैं, दैट इज यूनिफिकेशन। इसको और ज़्यादा इजी वे में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, आप लोग अपने घर पे चीनी लाते हैं, आटा लाते हैं, आप चीनी लेके आए, आपने उसी चीनी से चाय बनाई, उसी चीनी से कॉफ़ी बनाई, उसी चीनी से आप मिल्क शेक बनाते हैं, उसी चीनी से आप हलवा बनाते हैं, उसी चीनी से आप केक बनाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको केक बनाना है, फटाफट मार्केट जाते हैं कि भैया हमें तो केक बनाना है, चीनी दे दो, भैया हमें तो चाय बनानी है, चीनी दे दो, हमें कॉफ़ी बनानी है, हमें चीनी दे दो। ऐसा तो है नहीं है। आप एक ही कंटेनर ले आते हैं, एक ही कंटेनर में आपकी चीनी पड़ी होती है, उसी में से निकाल के जहाँ जहाँ वो यूटिलाइज हो रही है वो चीज़ें आप बना रहे हैं। एग्जैक्टली सेम इज़ द यूनिफिकेशन कि फिजिक्स के पास ऑलरेडी लॉज है, कंटेनर है जिसके अंदर लॉज हैं, हम लोग वहाँ से लॉज उठाते हैं और उसको किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, फिट कर देते हैं। मतलब एक लॉ बहुत सारी चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज यूनिफिकेशन। कमिंग ऑन टू रिडक्शन। रिडक्शन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक कर देना, तोड़ देना। अब क्या है कि आप लोगों को मैं प्रॉब्लम दे दूँ, मान लीजिए वही आप अपने घर से निकले, आपने अपनी बाइक या एक्टिवा या साइकिल वटेवर आपने स्टार्ट की और करने के बाद आप चले, आपके आगे रास्ते में सपोज एक डॉग आ गया, आपकी स्पीड कम हो गई, फिर आप आगे चले, आपको अपना फ्रेंड मिल गया, आपने रोका, आपने उसको बिठाया, आगे आप जाके आपने देखा कि एक एक्सीडेंट हो गया है कहीं, आप फिर वहाँ रुक गए हैं, फिर उतर गए हैं, मीन्स देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स इन योर मोशन। तो अब मुझे उस मोशन को स्टडी करना है एट द एंड, तो मैं क्या करूँगी, जितने भी पार्ट्स थे आपकी मोशन के, कि आप घर से निकले तो ये था, आप डॉग तक पहुँचे तो ये था, डॉग से लेके फ्रेंड तक पहुँचे तो ये था, फ्रेंड से लेके एक्सीडेंट स्पॉट तक पहुँचे तो ये था। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के किसी चीज़ को स्टडी करना, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिडक्शन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स में और भी दिए रहते हैं, तो उनसे आप लोग इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, व्हाट इज़ यूनिफिकेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। तो इसके बाद जो आ जाता है कि जो साइंस, जो फिजिक्स है, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो रिलेशन की अगर मैं बात करूं फिजिक्स वर्सेस मैथमेटिक्स, अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स इज़ द ओनली सब्जेक्ट ऑन विच फिजिक्स डिपेंड्स। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि फिजिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब मैथमेटिक्स क्या है, अभी जैसे मैंने बात की कि आप अपने घर से चले, फिर रास्ते में डॉग आया या वट एवर, जो आपको स्टॉपेजेस मिलते गए, तो क्या था कि आप लोगों को स्पीड फाइंड आउट करनी थी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि आपको डिवीजन यूज़ करनी पड़ी, आपको नंबर्स यूज़ करने पड़े, आपको फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़े, एंड दैट इज़ नथिंग बट मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो है उसके ऊपर फिजिक्स डिपेंड करती है, और आई कैन से मैथमेटिक्स इज़ अ टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स। फिर मैं अगर बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये डील करता है छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनकी स्टडी के साथ। एटम्स की स्टडी है, मॉलिक्यूल्स की स्टडी है, उनकी अगर हमें स्टडी करनी है, या केमिस्ट्री पर्सन्स ने कोई नई रिएक्शन बनाई है, कुछ नया बना लिया है, दे विल गो फॉर XRD, दे विल गो फॉर NMR। तो ये जो टेक्निक्स हैं XRD, NMR, ऑल दीज टेक्निक्स इंक्लूड द लॉज ऑफ फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फिजिक्स। बायोलॉजी की बात करूं, मेडिकल फील्ड की बात करूं, तो जो बायोलॉजी पर्सन्स हैं ये लोग, इनको सेल्स देखनी होती हैं, टिश्यूज़ देखने होते हैं, एंड दे विल हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप्स, और माइक्रोस्कोप्स जो हैं दोज वर्क ऑन ऑप्टिक्स विच आर प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। सो इन दिस वे ये भी फिजिक्स पे डिपेंड करती है। इसके अलावा मैं बात करूं, ओशनोलॉजी है। ओशनोलॉजी जो पर्सन्स ओशंस की स्टडी करते हैं, उनको ओशंस की डेंसिटी, उनकी डेप्थ, ये चीज़ें मेजरमेंट करनी है, इसके लिए उनको टेक्निक, सोनार, रडार्स, ये ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, एंड दोज हैव बीन गिवन बाय फिजिक्स। एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो दोज पर्सन्स हैव टू यूज़ टेलीस्कोप्स कि कौन सा प्लैनेट, कौन सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके लिए भी उनको फिजिक्स के लॉज यूज़ करने पड़ते हैं। ज्योग्राफी पर्सन्स, जियोलॉजी पर्सन्स, उनको माइंस डिगअप करनी पड़ती हैं, दे हैव टू मेजर डिस्टेंसेज, उनको मैं कह सकती हूँ कंपसेज यूज़ करनी पड़ती हैं, मैग्नेटिज्म यूज़ करना पड़ता है। ये सारा कुछ कहाँ, किसके आसपास रिवॉल्व करता है, अराउंड द फिजिक्स। तो इतना समझ आ रहा है कि सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो फिजिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड इन वन एंड होल स्टेटमेंट अगर मैं कहूँ कि होल ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन फिजिक्स। फिजिक्स जब इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाती है, इट बिकम्स टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से फिज़िक्स के ऊपर जो सारे ही सब्जेक्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं। इसके अंदर एक पार्ट और है जो इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है, दैट इज़ 4 फंडामेंटल बेसिक फोर्सेज इन नेचर। तो वो जो फोर्सेज हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। थैंक यू सो मच।